डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल स्टडी शार्क में। आज हम पढ़ रहे हैं नया लेसन क्लास 10th का जिसका नाम है, जो कि एक कविता है जिसके रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद जी। इनकी जो है आत्मकथ्य एक कविता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनका जीवन परिचय देखेंगे। क्या है? जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1889 में वाराणसी में हुआ था। काशी के प्रसिद्ध क्वींस कॉलेज में पढ़ने गए थे, लेकिन वहाँ स्थितियाँ अनुकूल न होने के कारण 8वीं से आगे नहीं पढ़ पाए। बाद में इन्होंने घर पर ही संस्कृत, हिंदी, फारसी का अध्ययन किया। छायावादी काव्य प्रवृत्ति के प्रमुख कवियों में से जयशंकर प्रसाद का सन 1937 में जो है निधन हो गया था। तो आपको क्या याद रखना है जीवन परिचय में? सबसे पहले तो इनका जन्म कब हुआ था? 1989 में वाराणसी में हुआ था। और कहाँ इन्होंने शिक्षा ली? काशी के क्वींस कॉलेज में ली। लेकिन ये कितने तक पढ़ पाए? 8वीं तक पढ़ पाए, उससे आगे नहीं पढ़ पाए। बाद में इन्होंने घर में ही संस्कृत, हिंदी, फारसी आदि का अध्ययन किया। और ये किसके थे? छायावादी काव्य प्रवृत्ति के प्रमुख कवियों में इनका नाम गिना जाता है। और 1937 में जो है इनका निधन हो गया था। ठीक है, ये तो इनका जीवन परिचय हो गया। उसके अलावा इनकी कौन कौन सी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं? सबसे पहली है चित्रधार, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर और कामायनी। तो कामायनी जो है इनकी जो है श्रेष्ठ काव्य कृति मानी जाती थी, जिसे कि मंगला प्रसाद पारितोषिक दिया गया। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी कृति को इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक दिया गया था। ठीक है, ये कवि के साथ साथ सफल गद्यकार थे। अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी इनके जो है प्रमुख नाटक हैं। तो कंकाल, तितली और इरावती उपन्यास, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल इनके प्रसिद्ध काव्य संग्रह हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रसाद का साहित्य जीवन की कोमलता, माधुर्य, शक्ति और ओज का साधन साहित्य माना जाता था। इनका साहित्य कैसा माना जाता था? कोमलता का, शक्ति का, ओज का साहित्य माना जाता था। और इनके प्रमुख नाटक आपसे पूछे जा सकते हैं कौन कौन है, तो आप बताएंगे अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी जो है इनके प्रसिद्ध नाटक हैं। और कंकाल, तितली और इरावती जो है इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। और कहानी संग्रह हैं आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल। ठीक है, छायावादी कविता की अतिशय काल्पनिकता, सौंदर्य का सूक्ष्म चित्रण, प्रकृति प्रेम, देश प्रेम और शैली की लाक्षणिकता उनकी कविता की प्रमुख विशेषताएं हैं। तो इनकी कविताएं कैसी होती थी? प्रकृति प्रेम इसमें देखा जाता था, देश प्रेम देखा जाता था और शैली की लाक्षणिकता देखी जाती थी। इतिहास और दर्शन में भी इनकी गहरी रुचि थी, जो उनके साहित्य में दिखाई देती है। ठीक है, चलिए अब हम आगे पढ़ेंगे इनकी आत्मकथ्य जो कि कविता है। तो इनकी आत्मकथ्य कविता पढ़ते हैं। ठीक है, मधुप गुनगुन कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। ठीक है, इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग्य मलिन उपहास। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी। तो क्या है? मधुप मतलब क्या है? भौरा। मधुप मतलब आप क्या कहेंगे? भौरा है। घनी मतलब अधिक, घनी मतलब अधिक। अनंत नीलिमा मतलब क्या है? विशाल नीला आकाश। ठीक है, यह लोग करते ही रहते हैं व्यंग्य मलिन उपहास। व्यंग्य मलिन मतलब क्या है? गंदा मजाक, या उपहास मतलब हंसी मजाक। ठीक है, दुर्बलता है कमजोरी, दुर्बलता कमजोरी हो जाएगी। ठीक है, तो और रीति, गागर रीति क्या है? गागर रीति क्या है? खाली खड़ा, ऐसा मन जिसमें कोई भाव नहीं है। किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले अपने को समझो, मेरा रस ले अपनी भरने वाले। ठीक है, मेरा रस ले अपनी भरने वाले। चलिए हम पहले इसको शुरू से पढ़ते हैं। तो मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझा कर गिर रहा पत्तियां देखो कितनी आज घनी। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास,
यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग्य मलिन उपहास। ठीक है, तो कवि जयशंकर प्रसाद ने क्या कहा है, भौरे के माध्यम से अपनी कथा का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि हे मन रूपी भौरे, हे मन रूपी भौरे, गुनगुना कर अपनी कौन सी कहानी कह रहा है। गुनगुना कर तुम अपनी कौन सी कहानी कह रहा है। कवि के जीवन की इच्छाएं उचित वातावरण न पाकर मुरझाकर गिर रही हैं। कवि के जीवन की इच्छाएं जो हैं उचित वातावरण न मिलने से जो है गिर रही हैं। ठीक है, अर्थात उनके जीवन को सुख पहुंचाने वाली खुशियां एक एक करके उसका साथ छोड़कर चली गई हैं। इस विशाल विस्तार वाले आकाश में, इस जो है अब लिखा है, इस विस्तार अनंत नीलिमा वाले विस्तार आकाश में, विशाल आकाश में, ठीक है, न जाने कितने महान पुरुषों, न जाने कितने महापुरुष जो हुए हैं उनका जीवन की कथाएं लिखी हुई है, उनके जीवन का इतिहास इसमें लिखा हुआ है। ऐसा पढ़कर प्रतीत, उससे पढ़कर ऐसा लगता है, उसे पढ़कर जो है जब हम उसे पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि वह स्वयं अपना उपहास करते हैं, उनका जो है स्वयं उपहास हो रहा है। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखो यह गागर रीति। ठीक है, तब भी वे कहते हैं मेरा यह जीवन अनंत अभावों और बुराइयों से भरा हुआ है, फिर भी मित्रों तुम मुझसे यह कहते हो कि मेरे जीवन में जो कमियां हैं, जो मेरे साथ घटित हुआ है उसे मैं सबके सामने कह डालूं। फिर भी तुम ऐसा कहते हो कि मैं फिर भी अपने जो मेरे जीवन में जो भी कुछ घटित हुआ है तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। ठीक है, किंतु ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। क्या तुम मेरी कहानी को सुनकर सुख पा सकोगे, मेरा मन तो खाली गागर के समान है। वो कहते हैं कि क्या तुम मेरी कहानी सुनकर खुश हो पाओगे, मेरा मन तो एक गागर के समान है। तुम मेरे भावों को अपने मन के खालीपन से भरना चाहते हो, अर्थात ऐसा तो नहीं कि मेरी खाली जीवन को देखकर तुम ही अपने को खुश समझोगे, क्या तुम्हें यह सुख प्राप्त हो सकेगा, ऐसा कह रहे हैं अपने मित्रों से। ठीक है, प्रेम प्रसाद जी, नहीं जयशंकर प्रसाद जी, सॉरी। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके आगे। यह विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूलें अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं, उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिला कर हंसने वाली उन बातों की, मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया। ठीक है, आलिंगन में आते आते मुस्किया कर जो भाग गया, जिसके अरुण कपूलों की मतवाली सुंदर काया में अनुरागनी उषा लेती थी, निज सुहाग मधुमाया में उसकी स्मृति पाथे बनी, थके पथिक की पथी में की पंथा में जीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की, छोटे से जीवन की कैसे बड़ी बड़ी कथाएं आज कहूँ, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं, सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भीली भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। तो इसके आगे क्या कह रहे हैं प्रेम जयशंकर प्रसाद जी, यह विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं। विडंबना मतलब दुर्भाग्य, विडंबना जो है दुर्भाग्य, ठीक है, और सरलते, सरलते मतलब क्या होगा, सरलते सरल मन वाले, प्रवंचना धोखा, ठीक है, औरों की दिखलाऊं मैं, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की, मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्किया कर जो भाग गया। ठीक है, यहाँ तक हम लेंगे।
यहाँ से लेंगे हम यहाँ तक, ठीक है। तो इसका भावार्थ क्या होगा? कवि कहता है कि यह तो दुर्भाग्य की बात होगी कि सरल मन वाले की मैं हंसी उड़ाऊं। मैं तो अभी तक स्वयं दूसरों के स्वभाव को समझ ही नहीं पाया हूँ। मैं तो अभी दूसरों के स्वभाव को समझ ही नहीं पाया हूँ। मैं तुम्हारे सामने अपनी कमियां प्रकट करूं, मधुर चांदनी रातों की, ठीक है, और या लोगों के छल कपटपूर्ण व्यवहार को, दुनिया ने मुझे जो धोखे मिले हैं वह तुम्हें बताऊं। मैं उन मधुर चांदनी रातों की उज्जवल गाथा को कैसे गाऊं? मैं उन चांदनी रातों की उज्जवल कहानी तुम्हें कैसे बताऊं जिसमें हंसते खिलखिलाते हुए प्रिया के साथ जाने की बातें हम लोग करते थे। मैं वह बातें तुम्हें कैसे बताऊं जिसमें हंसते खिलखिलाकर हम उन प्रिया के साथ जाने वाली बातों को करते थे। निजी क्षणों का वर्णन मैं कैसे कर सकता हूँ? उन क्षणों को लोगों को बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं उन क्षणों को लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं समझता हूँ। कभी अपनी आत्मकथा बताते हुए कहते हैं कि मुझे जीवन में यह सुख कहाँ मिला। वह कहते हैं कि मुझे जीवन में यह सुख कहाँ मिला। मुझे जीवन में यह सुख कहाँ मिला, जिसका स्वप्न देखकर जो है मैं जाग गया, जिसका स्वप्न देखते ही मैं जाग गया। आलिंगन में आते आते मुस्कुराकर जो भाग गया। कहते हैं कि मेरी बाहों में सुख तो मेरी बाहों में आने से पहले ही मुस्कुराकर भाग गया। अर्थात मेरी अभिलाषाएं कभी भी सफल नहीं हुई और मुझे कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं हुई, ठीक है। चलिए, इतना भावार्थ आपके समझ में आ गया होगा। 2 पैराग्राफ हमने बना दिए हैं। मुस्कुराकर जो भाग गया। अब तीसरा पैराग्राफ हम लेते हैं। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में, उसकी स्मृति पाथे बनी है थके पथिक की पंथा की। सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की, छोटे से जीवन की कैसे कथाएं आज कहूँ। क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। तो क्या कहते हैं, कहाँ तक हम पहुँचे थे? जिनके अरुण कपोलों में, ठीक है, जिसके अरुण कपोलों की मत वाली सुंदर छाया में। अरुण कपोलों मतलब लाल गाँव। कभी अभी अपनी प्रिया के जो है सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं, उसके लालिमा युक्त गालों को देखकर ऐसा लगता था जैसे प्रेम बिखेरती उषा उदित हो रही है, जैसे कि प्रेम बिखेरती हुई उषा उदित हो रही है। अनुरागनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया, उसकी स्मृति पाथे बनी है थके पथिक की पंथा की। उसकी स्मृति, मैं उसकी ही यादों का सहारा लेकर अपने जीवन की रास्ते की थकान को जो है दूर कर रहा हूँ। सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कथा को, छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ। तो कह रहे हैं कि अर्थात उसकी यादें मेरे थके हुए जीवन का सहारा बनी है। मेरे जीवन में सुख के ऐसे पल कभी नहीं आए। तो क्या कह रहे हैं, मेरे जीवन में सुख के कभी भी ऐसे पल नहीं आए। छोटे से जीवन की कैसे कथाएं आज कहूँ। क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूँ, ठीक है। तो वो कहते हैं कि मेरे इस छोटे से जीवन में बड़ी बड़ी कथाएं हैं। मेरे लिए यह अच्छा रहेगा कि मैं दूसरे महान लोगों की कथाओं को सुनता रहूं। मैं अपने सामान्य जीवन की व्यथा आज कैसे कहूं। इससे अच्छा है कि मैं मौन रहूं और दूसरों की कथाओं को सुनता रहूं, अपने बारे में चुप रहूं। भला तुम मेरी भोली भाली आत्मकथा सुनकर क्या भला करोगे मेरी भोली तुम भला क्या करोगे मेरी भोली आत्मकथा को जानकर, क्या प्रेरणा प्राप्त कर सकोगे। मेरा दुख इस समय शांत है, वह अभी थक कर सोया हुआ है, अभी समय भी नहीं है, थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। तो कहते हैं कि मेरा दुख अभी थक कर सोया हुआ है, इसलिए अभी आत्मकथा को लिखने का उचित समय
नहीं आया है, तो वो कहते हैं कि मेरी आत्मकथा जानकर क्या करोगे। इसको लिखने का जो है उचित समय अभी तक नहीं आया है। तो डियर स्टूडेंट, अब आपको ये समझ में आ गया होगा। जयशंकर प्रसाद की आत्मकथित कविता हमने पढ़ी है। जिसको भी समझ में नहीं आया वो ऐसे दोबारा रिपीट करके फिर पढ़ सकते हैं। कल हम आपको इसके क्वेश्चन आंसर कराएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।